प्रदेश में अपराधी शायद सोचते हैं कि वो अपराध करेंगे और बचकर निकल जाएंगे, लेकिन योगी फोर्स जो है वो काल बनकर इन अपराधियों के लिए लगातार सामने आ रहा है। और इसका एग्जाम्पल प्रदेश के 2 शहरों से सामने आया है, जहां पर 2 इनामी बदमाश अब हिस्ट्री बन चुके हैं क्योंकि उनका गेम ओवर हो गया है। 1 लाख का इनामी सिराज, 50,000 का इनामी जुबैर, दोनों ही अपराध की दुनिया में बहुत ऊपर जाने की सोच रहे थे, लेकिन योगी फोर्स ने सीधे यमराज वाला टिकट काट दिया। सुल्तानपुर का इनामी वांटेड सिराज अहमद सहारनपुर में वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। यूपीएसटीएफ को जानकारी मिलने पर घेराबंदी की, जिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की पीतल वाली बुलेट सिराज को लगी। सिराज अस्पताल पहुंचा और इतिहास बन गया। आरोपी के पास से हथियार, वाईफाई डोंगल और फोन बरामद हुए हैं। इधर बुलंदशहर में जुबैर उर्फ पीटर ढेर हो गया। लूट डकैती जैसे मामलों में फरार जुबैर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देने पहुंचा था, लेकिन उसका भी यमराज वाला इंतजाम हो गया। जी मीडिया की टीम मौके पर खड़ी है। इसको शेल्टन होटल बम्बई रोड बोला जाता है। यहाँ पर बदमाशों की और पुलिस की मुठभेड़ होती है। और योगी फोर्स का ये कभी ना रुकने वाला ऑपरेशन लंगड़ा दूसरे जिलों में भी जारी है। तो देखिए, आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट देखी। अब आपको दोनों बदमाशों की जो क्राइम कुंडली है वो भी बता देते हैं। सिराज सुल्तानपुर का ये रहने वाला आरोपी है, 1 लाख का इनामी बदमाश है और सुल्तानपुर के हत्याकांड में फरार चल रहा था। इसके ऊपर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले, हत्या की कोशिश जैसे मामले दर्ज हैं। तो वही एनएसए और गैंगस्टर एक्ट जैसे मामले भी इस पर दर्ज है। तो वही बात करेंगे जुबैर की। ये मेरठ का रहने वाला है। इसके साथ साथ 50,000 का इनामी बदमाश है और 47 से ज्यादा आपराधिक केस है। लूट, डकैती और चोरी जैसे कई मामले इस पर दर्ज है। तो वहीं कई दिनों से ये फरार चल रहा था। तो अब बात करते हैं सहारनपुर की, जहां पर बदमाश सिराज ढेर हो चुका है। लेकिन 2023 में जिस वकील की सिराज ने हत्या की थी, उनकी मां ने अब मिठाइयां बांटी है और सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। साथ ही अपील भी की है कि सुल्तानपुर में अभी कुछ अपराधी और बचे हैं जिनका एनकाउंटर होना चाहिए। मेरे बेटे का हत्या कर रहा था, 2.5 साल से वो भगा था और योगी बाबा से मिलके हम मिले भी और उसके बाद हमारे वकीलों भी गए मिले। उनका धन्यवाद करते हैं। अब पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करते हैं। योगी बाबा से मेरा निवेदन है कि योगी बाबा आप ही दो अपराधी को और काउंटर कर जाए। 1 लाख की इनामी अभी छूटा है, उससे बहुत बड़ा खतरा है हम लोग का। हम लोग का सिक्योरिटी अभी हटाया न जाए, यही मांग हम कर रहे हैं और योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में डॉन बनेगे तो लंगड़े हो जाओगे। और ये बात केवल कहने भर की नहीं है, बल्कि इसकी बांगडी भी लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री पहले ही माफियाओं को खुली चेतावनी दे चुके हैं। गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। अपराधियों को या तो जेल नहीं तो जहन्नुम पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शामली से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं इस दौरान बदमाशों के पैर में गोली भी लग गई। अपराधियों के पास से अवैध हथियार और पशुओं का शव भी बरामद हुआ है। शहर शहर योगी फोर्स के एक्शन से गुंडे बदमाश घबराए हुए हैं। वहीं बलिया में आयुष हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी लंगड़े नजर आ रहे हैं। 13 दिसंबर को आरोपियों ने आयुष नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को तभी से इन आरोपियों की तलाश थी। देखिए, योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा का असर जो है वो गुजरात में भी दिखाई दे रहा है। अभी गुजरात में बुलडोजर मॉडल की तस्वीरें दिख रही थी, लेकिन अब यूपी पुलिस का पीतल वाला मॉडल भी दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही जैसा कि उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। गांधीनगर के अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा ये आरोपी रामरूप है, जिस पर मासूम से रेप का आरोप है, जो अब हाथ जोड़ रहा है। दोबारा गुनाह न करने की माफी मांग रहा है। आरोपी बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो गुजरात में काम करता था, लेकिन गुजरात पुलिस ने इस पीतल ट्रीटमेंट के बाद वो वापस अपने घर लौट जाएगा। लेकिन इस हाफ एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी है। आरोपी को वारदात स्थल पर ले जाने के दौरान ये एक्शन हुआ। हालांकि पिछले 3 महीने में सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर, नवसारी में अपराधियों ने पुलिस पर हमला करने भागने की कोशिश की, लेकिन उनका इलाज हो गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे तौर पर जी राम जी बिल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अब ये
कानून बन चुका है और बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब 125 दिन के काम की गारंटी है। पहले मनरेगा के नाम से ये योजना जानी जाती थी, इसका नाम बदलने पर जमकर सियासत भी हुई, लेकिन अब बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं। अब नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि 90 से 100 सीटों पर जीत दर्ज करके पश्चिम बंगाल का किंग मेकर बन जाए, ताकि बाबरी में कोई भी अड़चन ना आ जाए। यही कारण है कि हुमायूं कबीर नई बाबरी को चुनावी हथियार बना रहे हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखने के बाद 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। 294 जो सीट है, यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी और वो निर्णायक शक्ति मेरा पास ही रहेगी। हुमायूं कबीर की पार्टी पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 90 से 100 सीट पर जीत दर्ज करने का टारगेट सेट किया है। चुनाव में वोट भी मेरा पास दे रहा है। जब मेरा साथ एक काम करने का बहुत आसानी हो जाएगा, नहीं उनको कोई मेजोरिटी मिल जाएगा तो एक काम पे रोक लगेगी। मतलब साफ है कि हुमायूं कबीर नई बाबरी के बहाने पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। हुमायूं कबीर अपनी सियासत चमकाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे कि वो मुसलमानों का वोट पा सके, चाहे पुलिस को धमकाना हो, हिंदुओं को चुनौती देना हो या फिर कोई मजहबी नारा लगाना हो। नई पार्टी बनाने के पहले अब उन्होंने एक और नया नारा दे दिया है। और बाबा बागेश्वर के इसी बयान के बाद हुमायूं कबीर का नया मजहबी नारा सामने आया है, जिसमें वो सीधे सनातनियों को चुनौती दे रहे हैं। আজও 19টা রাজ্য দখল করেছে জয় শ্রীরাম করে, তো আমি যদি নারায়ণ তকবীর বলি তো অসুবিধাটা কোথায়? ওনারা জয় শ্রীরাম বলতে পারবে, আমি নারায়ণ তকবীর বলবো। मतलब साफ है, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे मुसलमानों का वोट उन्हें मिल सके। पहले बाबरी के गड़े मुद्दे उखाड़े, फिर 6 दिसंबर को नई बाबरी की नींव रखी, उसके बाद पार्टी बनाने की घोषणा की। उन इलाकों में सक्रिय हुए जहाँ मुसलमान ज्यादा है। हिंदू संगठनों ने जब इस पर ऐतराज जताया तो अब मजहबी आग उगल रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि ये सब करके वो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का बड़ा नेता बनेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हुमायूं की बाबरी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर अपनी बेबाक राय रखी और कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुओं को एक होना होगा और बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर भारत सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत जमकर बोले। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की बाबरी को राजनीतिक साजिश बताया और इसे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात के लिए सही नहीं बताया। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई। बंगाल में बाबरी के बाद संघ प्रमुख ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चिंता जताई। उन्होंने पड़ोसी देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की और हिंदुओं से एक होने की अपील की। वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। हुमायूं की बाबरी हो या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, इन मुद्दों पर मोहन भागवत के बयानों से साफ है कि संघ इन मुद्दों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। मोहन भागवत ने संघ और बीजेपी के रिश्ते पर भी सफाई दी है। कहा कि संघ और बीजेपी के चश्मे से देखने की कोशिश ना करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि ज्यादातर लोग संघ को बीजेपी से जोड़कर समझते हैं, संघ को देखकर नहीं, उसे अनुभव से समझना पड़ता है। बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। कोलकाता में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत पहुंचे थे। यहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। ये हिंदुओं का देश है परंपरा से, देश कोई आज का नहीं है, ये सनातन काल से चलता हुआ देश है। संघ प्रमुख ने बीजेपी से जोड़कर संघ नहीं देखने और हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देकर साफ कर दिया कि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, उसका मकसद सनातन के सिद्धांतों के साथ मानवता की सेवा करना है। और देखिए, आज लखनऊ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2027 की रणनीति पर जमकर चर्चा हुई और तय हुआ कि पार्टी कैसे यहां बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करेगी। एक एक कार्यकर्ता अपना 100% योगदान दे और साथ ही सीएम योगी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बड़ा टास्क सौंप दिया है।
क्योंकि 2027 में हैट्रिक लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सीएम योगी ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिल रहे हैं और उन्हें टास्क सौंप रहे हैं। खबरों के मुताबिक सीएम योगी ने घुसपैठियों को निकालने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और एसआईआर में 100% भागीदारी के निर्देश दिए गए हैं। नेताओं को घर घर जाकर लोगों से मिलने का टास्क सौंपा गया है। संगठनात्मक बैठक है और इस संगठनात्मक बैठक के परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन खबर है कि इस बैठक में एसआईआर पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि 31 दिसंबर को लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी से जुड़े लोग अपने अपने बूथ पर चेक कर ले कि कोई फर्जी मतदाता तो नहीं जुड़ गया है, और अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाए और नाम कटवाए। खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर नजर रखे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठियों के खिलाफ योगी फोर्स एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड की जांच की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, सिविल लाइन में सर्च ऑपरेशन किया गया। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है और इन सब के बीच आप देखिए सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में असम को साधने के लिए पीएम मोदी मिशन पर है। आज उन्होंने असम में 10,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी, तो वहीं कांग्रेस पर सियासी बांध छोड़कर चुनावी जंग का शक्तिनाद भी यहां पर कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को पनाह देने और देश विरोधी सोच को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। कांग्रेस पर सियासी प्रहार से पहले पीएम मोदी ने असम को विकास की सौगात दी। असम के दिब्रूगढ़ जिले में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट की नींव रखी। इस प्लांट की यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। संचालन 2030 में शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में केमिकल मिले चने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त है। देखिए, गोरखपुर, कानपुर, हापुड़ में केमिकल चना मिलने के बाद पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान जोरों पर है और अगर कोई भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की जरूरत करेगा तो उसका अच्छे से हिसाब किया जाएगा। यही वजह है कि यूपी में केमिकल चने को लेकर शहर शहर छापेमारी की जा रही है। अलीगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग ने दुकानों पर रेड मारी जहां भुने हुए चने बिकते हैं। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, वो अचानक इस मंडी में पहुंचे हैं और वो बड़ी मात्रा में यहाँ भुने हुए चने रखे हुए हैं। चूंकि इसी तरह के चने जो कानपुर में मिले थे, उन चनों में केमिकल पाया गया था। ये केमिकल चना दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। चमक बिल्कुल बढ़ जाएगी और खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी, आकर्षक लगेगा। वो चना प्रथम दृष्टया बहुत ही आकर्षक प्रतीत होगा और किसी प्रकार से उसका रेसिड्यू हाथ पे अगर उसको लेते भी हैं, मलते भी हैं, तो कोई अवशेष उसका हाथ में नहीं आता है। इससे पहले गोरखपुर में केमिकल चने के खुलासे के बाद कानपुर, हापुड़ में केमिकल चने बरामद हो चुके हैं। ये काला कारोबार करने वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका हिसाब अब योगी फोर्स करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के मंसूबों पर करारा प्रहार जारी है। देखिए, खराब मौसम और ऐसे के साथ साथ घने जंगलों के बीच तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है, जिसका मकसद है आतंक का खात्मा। ये किश्तवाड़ का पासरकोट इलाका है, जहां तीसरे दिन भी बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। ठंड, घना कोहरा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बीच जवान तैनात है। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और पैरा कमांडोज की संयुक्त टीम तलाशी ले रही है। घने जंगलों के साथ साथ आसपास के रिहायशी इलाकों में भी घर घर तलाशी ली जा रही है। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 7 से 8 आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। मौसम चाहे कितना भी सख्त क्यों न हो, लेकिन सुरक्षा बलों का इरादा साफ है, आम नागरिकों की सुरक्षा और आतंक के हर खतरे का खात्मा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, पीएम मोदी से हो सकती है इनकी मुलाकात, ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, हिजाब कांड के बाद अब उन्होंने किस तरह से चुप्पी साधी और इन सब के बीच दिल्ली पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीरें जब वो दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीते दिनों काफी चर्चा में रहे हिजाब कांड की वजह से, जिस पर उन्होंने चुप्पी साधी और इन सब के बीच अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखना होगा पीएम मोदी के साथ इनकी मुलाकात होती है या नहीं। और इसके साथ साथ ये तस्वीरें तब की जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे।
अरावली जो है वो सिर्फ पर्वतों की कोई श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा भी है। जंगल जानवरों के लिए एकदम सहारा भी है, भूजल का मुख्य आधार भी है। लेकिन जिस तरह से अब अरावली सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर इसको लेकर संग्राम छिड़ा है। दरअसल अरावली पर केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की वजह से बवाल मचा हुआ है, जिसमें सरकार ने अरावली पर्वतों की परिभाषा ही बदल दी है, जिसके मुताबिक अब 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएंगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया को अरावली की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस परिभाषा के बाद से ही विवाद बढ़ गया है। दरअसल खनन कार्य के लिए सरकारी मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को भी 60 मीटर या 80 मीटर दिखाकर सरकार से परमिशन ले लेते हैं और ये पहाड़ी नापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर #सेव अरावली भी ट्रेंड कर रहा है। जब तक फैसला वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फालतू की बात करते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिलचस्प बात यह है कि जिस फैसले को कांग्रेस नेता बेकार बता रहे हैं, साल 2002 में इस परिभाषा के तहत गहलोत सरकार ने अरावली में खनन की इजाजत दे दी थी। देखिए, अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, गुजरात में फैली है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर अरावली खनन से कितने करोड़ का बिजनेस होता है। राजस्थान में खनन से हर साल तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है, जबकि हरियाणा में वैद्य खनन से राजस्व में तकरीबन 350 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा होता है। अब सवाल यह है कि अरावली में किन किन चीजों का खनन होता है। चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल जो कि आपके घरों में लगता है, ग्रेनाइट, इसके अलावा धातु खनिज में जिंक, तांबा, कॉपर, सोना और लिथियम। ये वही लिथियम है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो वहीं तांबे का इस्तेमाल बिजली के तारों, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वैसे ही घरों में टाइल्स, संगमरमर में और सजावट के लिए ग्रेनाइट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जहां पर हलाल प्रोडक्ट को लेकर विवाद गर्मा गया है। कैंपस के भीतर चल रही दुकानों पर सवाल उठ रहे हैं और अब 2 दिन के अंदर ही इन दुकानों को बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। कुछ छात्र संगठनों ने कैंपस के भीतर ऐसी दुकानों को बंद करने की मांग की है, जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन के साथ सामान बेचा जा रहा है। दुकान में घुसकर छात्रों ने पहले प्रोडक्ट को चेक किया, फिर हंगामा किया। ये सारी आइटम यहाँ कैसे बिक रही है? आप अपने स्टोर में कैसे? बिल्कुल बताइए। हलाल सर्टिफिकेशन बताना। आप लोग जिहाद को सपोर्ट करते हो? आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो? सपोर्ट करते हो तुम? बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हो? प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हलाल प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर दुकानदारों को 2 दिनों की चेतावनी दे दी। जब जी न्यूज ने कैंपस में मौजूद छात्रों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। धर्म परिवर्तन में जा रहा है पैसा। हलाल सर्टिफाई बंद करना चाहिए इंडिया से, और हलाल सर्टिफाई से जो भी पैसा जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज पे जा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि छात्रों की चेतावनी पर दुकानदार क्या एक्शन लेंगे। तो दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हिंदू संगठन के लोग एक बॉयल अंडे की रेहड़ी के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे। देखिए, फौरन यहां मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया। हिंदुओं की नाराजगी का कारण दुकान की वो प्लेट थी जिसमें कस्टमर को अंडे परोसे जा रहे थे। दरअसल जिन प्लेट में अंडे दिए जा रहे हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की फोटो बनी हुई थी, जिसे देखकर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया। हिंदुओं के भगवान का अपमान कराने का एक नियमित और सुनियोजित षड्यंत्र इस क्षेत्र के अंदर लगातार चल रहा है और उसके खिलाफ आज हिंदू समाज यहाँ पर जागा है। यह एक मानसिकता है कि इस तरीके से हम लोगों के भगवानों का अपमान किया जा रहा है। वहीं पूछताछ करने पर दुकानदार ने बताया कि वो सिर्फ ऐसी 5 ही प्लेट लाया था। प्लेट लेकर आया था। मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने हंगामा बढ़ते देख दुकान को बंद करा दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहाँ पर असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप मिला है। ये बड़ी जानकारी NIA दफ्तर से कुछ ही दूरी पर ये मिला है। चाइनीज मेड बताया जा रहा है राइफल, जबकि राइफल का ये टेलीस्कोप है। और जम्मू कश्मीर में अब हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, घाटी में क्या बड़ी साजिश होने वाली थी इसका खुलासा होगा, क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है अब तफ्तीश कर रहे हैं आखिर कहां से ये चाइनीज मेड राइफल का टेलीस्कोप जो है वो जम्मू कश्मीर में आया। ये बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर, क्योंकि जो NIA का दफ्तर है उससे कुछ ही दूरी पर ये बरामद किया गया है। देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शिकार बनने हिंदू दीपू दास की हत्या का सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया, जो कि इस बात को समझने के लिए काफी है कि यूनिस राज में कैसे उन्मादी और कट्टरपंथियों को शय मिली हुई है और उसी का शिकार दीपू दास बना।
हालांकि मामले में 10 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। दीपू दास की हत्या का ये वो सबूत है जो यूनुस और उसकी पुलिस को बेनकाब करने के लिए काफी है। निर्ममता से हत्या के पहले दीपू दास को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। थाने के अंदर डरा सहमा ये दीपू दास है जिसे पुलिस वालों ने घेर रखा है। वो डरे हुए शब्दों में सफाई में कह रहा है कि उसने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले साथी से इतना ही कहा था कि ईश्वर एक होता है, नाम अलग अलग होते हैं। अंदर दीपू बाहर कट्टरपंथी जुटे रहे और जिसका डर हुआ यूनुस की पुलिस पर आरोप है कि उसने दीपू को किसी भूखे शेर के सामने शिकार की तरह फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ दुनिया शायद ही कभी उस तस्वीर को भूल पाएगी। इन हैवानों ने दीपू दास को पीटा, लात घुंसे परसाए, मरने के बाद भी उसके शरीर को रस्सियों से बांधकर घसीटा और फिर पहले पेड़ से लटकाया और आग लगा दी। दीपू दास की बेरहमी से हत्या में जितने दोषी कट्टरपंथी है उतनी ही यूनुस सरकार और पुलिस भी है। और अभी आपको दीपू दास का एक आखिरी वीडियो दिखाते हैं कि कैसे वो डरे हुए थाने में बैठे, खुद को बेकसूर बता रहे, लेकिन जो आरोप उन पर इश्निंदा के लगे उसे लेकर बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन और लेखक तस्लीमा नसरीन ने भी कई बड़े दावे किए हैं। तो देखिए, इश्निंदा का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बड़ी बात ये, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सबूत नहीं है, कोई अपमानजनक बात नहीं कही गई थी, तस्लीमा नसरीन ने कहा है। वहीं पुलिस ने कट्टरपंथ चलते दीपू को भीड़ के हवाले कर दिया। क्या उग्रवादियों ने पुलिस को मात दे दी? दीपू ने इसे सहकर्मी की साजिश बताया था। क्या सहकर्मी पर कोई बड़ा एक्शन हुआ है? तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद अब दुनिया भर में सनातनी जो है वो आक्रोश में है। हिंदुस्तान से लेकर नेपाल, हर जगह लोगों में गुस्सा है और बांग्लादेश की यूनिट सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और बांग्लादेश का झंडा भी जलाया गया। ये तस्वीर नेपाल की है जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और यूनुस सरकार के खिलाफ हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। ऐसे ही तस्वीर जेएनयू में भी दिखी जहां यूनुस सरकार का पुतला फूंका गया और मोहम्मद यूनुस से गद्दी छोड़ने को कहा गया। वहीं अलीगढ़ में बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मशाल यात्रा निकाली। हिंदू की हत्या के बाद बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर में न्याय के लिए सभा का आयोजन किया गया और हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही दीपू की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम मचाने वाले कट्टरपंथी बगदादी ब्रिगेड के ही हथियार हैं। इनके अंदर हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जहर वहीं से आया। यही वजह है कि ढाका में प्रदर्शन करने वाले कट्टरपंथियों के हाथों में आईएसआईएस के झंडे नजर आए। बांग्लादेश की ये दो तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है कि कट्टरपंथियों में बगदादी वाला नफरती जहर किस कदर भरा हुआ है। एक तरफ सरेआम हिंदू को जला दिया था, दूसरी तरफ कट्टरपंथी के हाथ में आईएसआईएस के झंडे वाली तस्वीर सामने आती है। हिंदुओं पर सितम ढाने के बाद ढाका में कट्टरपंथी रैली निकाल रहे हैं और उसमें आईएसआईएस के झंडे लहरा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क के बगदादी की ये ब्रिगेड बेलगाम है क्योंकि यूनुस सरकार तो उनके आगे कब का सरेंडर कर चुकी है। मोहम्मद यूनुस की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी है कि हिंदुओं का कत्लेआम दिख ही नहीं रहा है। ये कट्टरपंथी न सिर्फ खुलेआम आईएसआईएस का झंडा लहरा रहे हैं बल्कि भारत विरोधी नारेबाजी भी कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि रेलवे अब टिकटों के दाम बढ़ाने जा रहा है। हालांकि ये बदलाव 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रेलवे में जो दाम है उसका कितना इजाफा हुआ है। ट्रेन में 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने पर यहाँ जनरल क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। तो वहीं मेल एक्सप्रेस नॉन एसी कैटेगरी यानी कि स्लीपर क्लास और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर आप 500 किलोमीटर तक स्लीपर और एसी क्लास में सफर करते हैं तो आपको 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। और रेलवे को उम्मीद है कि इस बदलाव से अनुमानित राजस्व का जो लाभ है वो 600 करोड़ रुपए का होगा। हालांकि लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। और अब खबर बिहार के गयाजी से, जहां पर जमीन विवाद में दिन दहाड़े पिस्टल और कट्टा लेकर उतरे अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। दौड़ा दौड़ाकर यहां पर गोलियां बरसाई गई। इस दौरान लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए और अब वीडियो वायरल हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सम्राट फोर्स कब इन अपराधियों का इलाज करेगी। क्योंकि दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद सवाल सम्राट फोर्स पर उठ रहे हैं। देखिए, बाजार में कुछ लोग आते दिख रहे हैं। थोड़ी ही देर में 3 से 4 अपराधी पिस्टल में फायरिंग करने लगते हैं। इस बीच बाजार में मौजूद लोग बचने की कोशिश करते हैं। कोई दुकान में छिप रहा है तो कोई ऑटो में। देखिए, स्कूल जा रही ये छात्राएं कैसे भाग रही है। कई दुकानदार जल्दी जल्दी शटर गिरा रहे हैं।
ये ऑटो वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ यात्री डर से कूद भी गए। कई ऑटो वाले एक एक कर इस जगह से निकल गए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस ऑटो के पीछे एक शख्स डंडा लेकर छिपा है। सामने से बदमाश ललकारता है, गोली चलाता है। लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। जोड़ा मस्जिद के पास जमीन को लेकर दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर ये हिंसक झड़प हुई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक अजीब वाकया सामने आया है, जहां पर कोर्ट ने किसी अपराधी को नहीं बल्कि डीएम के ही बंगले को कुर्क करने का आदेश सुना दिया है। देखिए, जिलाधिकारी को पेश होने का निर्देश भी दिया गया है, जिसके बाद अब डीएम के बंगले पर एक्शन होगा। दरअसल ये मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता उमेश का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को उसे मुआवजा देने का निर्णय दिया था, लेकिन कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त फैसला लेते हुए सरकारी बंगले को कुर्क करने का आदेश सुना दिया। इतना ही नहीं, डीएम को 9 जनवरी को कोर्ट में तलब होने का भी आदेश जारी किया गया है। दरअसल ये मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था और इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता पिछले 4 सालों से अपनी जो जमीन गई थी उसके भुगतान को लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब कुर्क बंगले से मुआवजे का भुगतान होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर शहर शहर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस भी तैनात रही ताकि कोई विवाद न हो। ये तस्वीर सीतापुर की है, जहां पीडब्ल्यूडी ने बंजर जमीन पर बनी 9 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को समीदोज कर दिया। दरअसल यहां सरकार की सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से जमीन को खाली कराया गया। इस जमीन की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं गाजीपुर में भी पीला पंजा गरजा है। दरअसल यहां पर लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके दुकान बना लिए थे, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से इसे तोड़ा गया। वहीं बुलडोजर एक्शन की वजह से कई लोग खुद ही अपना सामान हटाते हुए दिखे। ऐसे ही तस्वीर यूपी के चंदौली और एमपी के अशोकनगर से सामने आई। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर चंदौली की, जहां लगातार वन विभाग के एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के अशोकनगर की है। जमीन नापने वाले पटवारी की खुद की जमीन नप गई और अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सपा नेता और रेप के आरोपी नवाब सिंह की योगी फोर्स ने डुगडुगी बजा दी है। योगी फोर्स का एक्शन बता रहा है कि कार्रवाई ऐसी होती है कि 7 पीढ़ियों तक उसकी गूंज सुनाई देती है, और ऐसा ही उन्नाव में भी देखने को मिल रहा है। आगे आगे ढोल लिए 2 ढोलकिये चल रहे हैं, पीछे पीछे भारी पुलिस बल, हाथों में स्पीकर और माइक। उन्नाव की सड़कों पर मकरंद नगर में पुलिस डुगडुगी बजाते हुए ऐलान करती हुई नजर आई। ऐलान नवाब सिंह यादव की संपत्ति कुर्क करने का। जिलाधिकारी महोदय कन्नौज के आदेश दिनांक 30/12/2025 के क्रम में आज 21/12/2025 को कुर्क किया जा रहा है। डुगडुगी बजाते हुए नवाब सिंह की उस संपत्ति पर पहुंची, ताला निकाला और कुर्की का नोटिस लगा दिया। कुर्की गई संपत्ति की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीएम के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से संदेश भी दे दिया गया कि योगी राज में अपराध करोगे तो 7 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। नवाब सिंह यादव रेप और गैंगस्टर मामले में पिछले 1 साल से सलाखों के पीछे हैं और बाहर डुगडुगी बजाकर उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थाने के अंदर रील बनाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। देखिए, कोर्ट के अंदर बनाए रील के बाद अब दबंग जेल में चक्की पीस रहे हैं, क्योंकि यूपी में कानून से खिलवाड़ पूरी तरह से नामंजूर है। घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? इन दबंगों के हाथों में हथकड़ी है, चेहरे पर हंसी है, मूंछों पर ताव है और बैकग्राउंड में कानून को चुनौती देते हुए गाना लगा हुआ है। कोर्ट में बैठकर बनाई गई ये रील जब वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। जिसके बाद रीलबाज दबंगों की पहले तो मरम्मत की गई, कानून का पाठ पढ़ाया गया। जिनके चेहरों पर हंसी थी, अब उनके चेहरों पर दर्द दिख रहा है। चाल बिगड़ चुकी है और शायद इन्हें कानून की ताकत समझ में आ गई होगी। दरअसल तीनों को एक मामले में पुलिस पेशी के लिए कोर्ट ले गई थी। इसी दौरान तीनों ने कोर्ट में ही रील बना दी। जो छूट सकते थे एक रील के बाद अब सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं। जेल जाओगे तो नेता बनोगे। देखिए, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर जो है वो अब मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शीतलहर की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं ठंड और कोहरे की वजह से डबल अटैक हो गई है, जिसकी वजह से सर्दी ने अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान और हरियाणा तक ठंड ने अपने तेवर दिखा दिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर तक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। प्रदूषण के चलते हवा और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। नोएडा में शीतलहर का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
अयोध्या में ठंडी के साथ ही कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई है। और कोटा में भी घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। 5 मीटर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अलाव तापते हुए नजर आए। हरियाणा के फतेहाबाद में भी घना कोहरा और ठंडी हवाओं के बीच रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। कुल मिलाकर ठंड और कोहरे में सावधानी, धीमी रफ्तार और गर्म कपड़े सर्दी का सबसे बड़ा बचाव है। वहीं जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का दौर भी शुरू हो चुका है और अगले 40 दिन तक बर्फ शून्य से नीचे और तापमान रहेगा, तो वहीं हड्डियां कपा देने वाली ठंड भी रहने वाली है। लेकिन इसी ठंड ने कश्मीर को एक बार फिर से टूरिस्टों का स्वर्ग बना दिया है। स्क्रीन पर नजर आ रही 5 तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह तक बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद 86 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपोरा सड़क फिसलन के चलते ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। हिमाचल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सोनबर्ग में बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। जमीन से पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर पूरे इलाके को किसी पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरती दे रही है। गुलमर्ग में 2 इंच बर्फ जम चुकी है और बर्फबारी जारी है। स्कीइंग और विंटर टूरिज्म को लेकर सैलानी बेहद खुश है। कश्मीर में हड्डियां सिकोड़ने वाली ठंड पड़ रही है। चिल्लाए कला, जिसमें 40 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। चिल्लाए खुर्द 20 दिन की ठंड होती है और चिल्लाए बच्चा में 10 दिन की ठंड होती है। वहीं लेह को ताजा बर्फबारी ने सफेद वंडरलैंड में बदल दिया है। तापमान गिर रहा है, लेकिन नजारे लोगों को ठंड भूलने पर मजबूर कर रहे हैं। ठंड तो कपाने वाली है, लेकिन बर्फीली खूबसूरती हर साल की तरह इस बार भी पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां पर मछली से भरा कंटेनर सड़क पर ही पलट गया। उसके बाद आसपास के लोगों में मछली लूटने की होड़ मच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोग यहां पर 3 क्विंटल से ज्यादा मछली लूट कर ले गए। देखिए, यहाँ शख्स के हाथ में मछली है। दोनों हाथों में मछली लेकर लोग जा रहे हैं। ये शख्स एक बार मछली को लेकर गया, फिर आ गया, दूसरी बार भी मछली लेकर गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर कोई इस मछली की लूट में शामिल है। रटौल गांव के पास मछली से भरा टैंक ही पलट गया। कुछ मछलियां सड़क पर बिखर गई तो कुछ सड़क के नीचे। इसके बाद लोग जिंदा मछलियों को चुन चुन कर अपने घर ले गए। पुलिस के पहुंचने के पहले लोग 3 क्विंटल से ज्यादा मछलियां घर लेकर जा चुके थे। कंटेनर के पलटने और मछली लूट की वजह से सड़क पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया और अब मछली की लूट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में रात के सन्नाटे में शहद की खुशबू एक जंगली मेहमान को खींच लाई। देखिए, राइस मिल के भीतर यहाँ भालू घुस गया और सुबह उसे देखते ही पूरा इलाका दहशत में आ गया। ये भालू देर रात राइस मिल परिसर में घुस आया। भालू का मकसद था मधुमक्खियों के छत्तों से जमा शहद खाना। ये देखिए, राइस मिल परिसर में बने टीन शेड पर इतने सारे मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे, जिनकी तरफ भालू खींचा चला आया और टीन शेड पर चढ़ गया। लेकिन बेचारा भालू इतने सारे छत्ते देखकर सहम गया। पूरी रात टीन शेड पर ही चिपका रहा। सुबह जब राइस मिल खुली तो चौकीदार और कर्मचारियों ने करीब 25 फीट ऊंचे टीन शेड पर भालू को बैठे देखा। मिल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। भालू का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया।